सबसे पहला जो हमारे पास है वो है लेखक का पिता के साथ अपनी गतिविधियों में भाग लेना। हमारे लेखक जो शिव पूजन सहाय हैं, जिनके बचपन का नाम भोलानाथ है, वो किस तरीके से अपनी दिन की शुरुआत और सारी गतिविधियां अपने पिता के साथ करते हैं। लेखक का नाम तारकेश्वर था, किंतु पिता लाड से उन्हें भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने और दूध पीने तक का नाता था। यानी कि जब उन्हें घर में खाना खाना हो तो माँ की याद आए, या दूध पीना, जब बचपन में जैसे माँ अपने बच्चे अपने माँ की दूध पीते हैं, वहां तक साथ था। और फिर बड़े होते जाते हैं तो उन्हें माँ के साथ सिर्फ खाने का संबंध रह जाता है, क्योंकि बाकी गतिविधियां वो अपने पिता के साथ करते थे। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था, मतलब सोना भी पिता के साथ था। पिता प्रातः काल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर राम नाम लिख कर पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। अब इस चीज को लेकर थोड़ा सा डाउट है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि क्या होता है राम नाम बही। तो क्या होता है कि बहुत राम के ऊपर आस्था होती है, तो राम का नाम कहते हैं जितनी बार लिया जाए उतनी बार हम अपने पापों से मोक्ष पाते हैं। तो इसीलिए एक राम नाम बही बनाई जाती है, मतलब जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर्ड टाइप का ले लिया हमने, और उसमें डेली हम पर्टिकुलर डिसाइड कर ले हम इतनी बार राम लिखेंगे। तो जो तारकेश्वर नाथ के जो पिताजी थे, वो डेली 1000 बार राम लिखते थे। तो यही दिया है ना, राम नाम लिखते थे, राम नाम बही पे। तो उस बही का नाम हो जाता है राम नाम, जिसपे भी आप लिख रहे हो, और डेली 1000 बार लिखना है उसमें। ये नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा लिखो, वो आपके ऊपर है। और उसमें लिखते थे 1000 बार और फिर पाठ करते थे, और पाठ करने के बाद उस बही को पोथी के साथ यानी कि बांध कर रख देते थे, जिसमें वो पाठ करते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। कुश्ती कैसी होती थी? जैसे बच्चों और पिता के बीच होती है, उस तरीके से। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से घुमाकर उसे चूम लेते थे। तो जिस तरीके से एक बाप और बेटी के बीच खेल होता है, उस तरीके से भोलानाथ और पिता के बीच खेल हुआ करता था। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वो राम नाम बही तो लिखते थे, लेकिन इसके अलावा राम नाम की पर्चियां भी बनाते थे। वो पर्चियां आटो की गोली में लपेटते थे, और लपेटने के बाद उसे गोली को ले जाकर मछलियों को खिला देते थे। तो ये थोड़ा सा था, आपको मैंने बता दिया। भोलानाथ के पिताजी अपने हाथ से फूल, एक धातु, एक होता है जो फूल का बर्तन कहा जाता है, अगर आप अपने दादी दादा से पूछेंगे तो पता चलेगा आपको, फूल का बर्तन होता है वो कई धातुओं को मिलाकर बनता है, ठीक है। तो फूल एक तो लिटरली फ्लावर हो गया, लेकिन फूल का बर्तन अलग होता है। कि एक कटोरे में गोरस यानी कि दूध और भात सान कर खिलाते थे। तो फूल पहले क्या है ना, ये स्टील के बर्तन वगैरह नहीं चला करते थे, गांव वगैरह में फूल के बर्तन बहुत चलते थे। अभी आजकल भी पूजा पाठ में ये बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें लोग खाना खाते थे, तो उसी में दूध और भात सान के उनके पिताजी भोलानाथ को खिलाते थे। माँ के साथ भोलानाथ का संबंध कैसा था? जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात सानती, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। अब क्या होता है, पिताजी खिला रहे हैं, अब पिताजी तो अपनी तरीके से खिलाएंगे। उन्होंने खिलाया, बच्चे ने बोला पापा पेट भर गया, बाबूजी पेट भर गया, उन्होंने खिलाना छोड़ दिया। अब छोड़ दिया। अब माँ का कहना कि ये कि भाई बच्चे की डाइट क्या है, वो जहाँ मना कर रहा है उसके बाद उसे थोड़ा सा और खिलाना है, क्योंकि बच्चे जो है वो भरपेट नहीं खाते। तो इसके लिए वो बड़ा एक देहाती सा वर्ड यूज करती थी, खाएगा बड़े बड़े कौर तो तभी पाएगा दुनिया में ठौर। ये बात वो देहाती वर्ड्स में अपने हस्बैंड को कहती हैं, और उनसे जो है वो दूध बाहर लेकर और फिर भोलानाथ को खिलाया करती थी। और जब बच्चा खाने के लिए मना करे तो जैसे बोलते थे ना, भाई ये चिड़िया है खा लो नहीं तो उड़ जाएगी, तो जल्दी से वो खा लिया करते थे। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती तथा उसे सजा धजाकर कृष्ण कन्हैया बना देती। अब क्या हुआ कि जो भोलानाथ है वो छोटे से थे, उनके बाल थोड़े से बड़े थे,
तो उसमें क्या करती थी पहले, आजकल तो बहुत तरह तरह के ऑयल्स चलते हैं, लेकिन पहले तो क्या था, सरसों का तेल ही जो है, मतलब जो सरसों का कड़वा तेल होता है, थोड़ा सा झाड़ देता है, उस तेल को सर पे डाल देती और बढ़िया से गुथ के उसकी चोटी लगा देती और उसके ऊपर एक फूल लगा देती। तो जैसे कृष्ण कन्हैया दिखते थे उस तरीके से उनको सजा के घर के बाहर भेजा करती थी। बच्चों की शैतानियां और खेल, तो माँ के साथ संबंध देखा, पिता के साथ संबंध देखा, किस तरीके से उनका खेल होता था। अब आ गए हम भोलानाथ और उनके मित्रों के साथ में, उनकी शैतानियां और खेल किस तरीके के होते थे। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आजकल के गेम्स और पहले के गेम्स में बहुत फर्क होता था। गाँव देहात में अभी भी उसी तरीके के गेम खेले जाते हैं, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। अब चबूतरा क्या होता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा चबूतरा क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें लिए बता दूं। गांव वगैरह में जब आप घर के अंदर एंटर करते हो तो उससे पहले एक छोटा सा ऊंचा एरिया बनाया जाता है और उसके बाद घर का दरवाजा होता है ऊंचे पे। जैसे एक सड़क का लेवल है, सड़क के ऊपर एक ऊंचा सा स्टेप बना दिया जाता था। जैसे हम लोग सीढ़ियों के कई स्टेप बनाते हैं, वो बहुत चौड़ा सा और ऊंचा सा होता है। उसके बाद आप एंट्री करोगे घर के अंदर, तो वो जो चौड़ा एरिया होता था वो इतना चौड़ा है, समझ लीजिए आपका डबल बेड हो सकता है या सिंगल बेड, ये हर घर में अलग अलग पैमाने पर बनता है। तो इतना चौड़ा हुआ करता था। तो उस पर आराम से घर की चौपाल भी लोग आकर शाम के समय बैठना है, ये सारी चीज़ें। जैसे आजकल कुर्सी चेयर निकालनी पड़ती है, तो पहले के समय में ये कुर्सी चेयर नहीं निकाल के इसी चबूतरे पे लोग आकर बैठते थे और गप्पे मारते थे। और यही चबूतरे का इस्तेमाल बच्चे अपने खेल के लिए भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। नाटक घर की तरह प्रयोग होता था। अब नाटक घर का तात्पर्य यहाँ है कि बच्चे अपने खेल के लिए उसी स्थान को चुनते थे, यानी कि चबूतरे को। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बना दिया जाता था, यानी कि नहाने के लिए जैसे हम लोग के यहाँ अभी बाथरूम में स्टूल्स होते हैं, पहले आंगन में पुरुष लोग नहाया करते थे, तो वो एक चौकी होती थी, उस पर नहाते थे। मतलब आप उसको समझ लो, एक स्क्वायर स्टूल होता है जो बहुत मुश्किल से 1 फीट ऊंचा होगा, ज़्यादा नहीं। उसी पर मिठाई की दुकान, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब उनके पास जो सोर्सेज हैं उपलब्ध हैं, वो उन्हीं से खेल की सामग्रियां बनाया करते थे। मिट्टी के टूटे जैसे घड़े हैं उनके टुकड़े हो गए, पत्ते हो गए, लोग वहाँ चिलम पीते हैं तो चिलम के जो खाली खोखे हैं, उन सारी चीज़ों को वो अपनी खेल की सामग्री में इस्तेमाल करते थे। जैसे आजकल के बच्चे हैं, अगर बच्चों से बोला जाए कि लड़कियां हैं उनसे बोलो किचन किचन खेला जाएगा, तो किचन के लिए पहले उनको पूरा सेटअप चाहिए तब वो खेलेंगे। लेकिन नहीं, गांव वगैरह में क्या होता था, जो आसपास चीज़ें इजीली अवेलेबल है वो उन्हीं को लेकर खेल लिया करते थे। अब देखिए ये सारी बैकग्राउंड में चीज़ें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, आजकल की आधुनिक खेल सामग्री और भोलानाथ के और उनके मित्रों की खेल सामग्री में क्या भिन्नता है, ये आप बताइए। ये सारी चीजें मैं इसीलिए आपको पूरा क्लियर करते हुए चल रही हूँ। उसमें दुकान और खरीदारी सभी बच्चे ही करते थे, यानी कि दुकानदार भी बच्चा ही बनेगा और खरीदारी भी बच्चे ही करेंगे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान उठाकर बच्चे घरौंदा बनाते। अब थोड़ी देर तो मिठाई मिठाई खेल ली कि भाई एक हलवाई दुकानदार बना था, उससे मिठाई लो, आप पैसे दो, थोड़ी देर तो खेल चला। अब हो गया थोड़ी देर, अब बोर हो गए, दूसरा होता है अब घरौंदा बनेगा, मतलब घर घर खेला जाएगा। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सिलाई की पेटी के किवाड़ आदि। तो दिया सिलाई मतलब माचिस, माचिस के छोटे, अब घरौंदा बनाना है, छोटा छोटा सा घर बनता है। घरौंदे का मतलब होता है एक छोटा सा घर बनाना। अब उसमें क्या होता था कि वो छोटी छोटे से तिनकों से छप्पर बना लिया, छोटे से दरवाजा बनाने के लिए उन्होंने माचिस की डिब्बी ले ली, उससे बना लिया। इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे ज्योनार अर्थात दावत तैयार करते थे। अब भाई घर बना है तो दावत भी दी जाएगी, तो ज्योनार मतलब किसी को, जैसे अब घर हमारा बनता है तो हम बहुत क्या कहते हैं, लगते हैं गृह प्रवेश करते हैं, तो उस गृह प्रवेश में हम बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करते हैं, फिर खाना होता है, तो वो ज्योनार कहलाता है, वो जो न्यू घर के लिए ओपनिंग के लिए जो रखा जाता है। तो वो भी विभिन्न तरह की चीज़ों से बनता था।
बच्चों के खेल में पिता का भाग लेना। अब जो बच्चे इतने सारे खेल खेलते थे ना, इसमें भोलानाथ के पिताजी भी शामिल हुआ करते थे। तो कैसे होते थे? जब पतंग सभी लोगों की पंक्ति, यानी कि जो पंगत लगती है, पंगत लगती है मतलब लोग सभी खाना खाने बैठे ना, तो एक लाइन में बैठेंगे, तो उसको बोलते ना, एक पंक्ति में आकर बैठ गए तो उसको बोलते थे पंगत में बैठना, बैठ जाती। तब बाबूजी धीरे से आकर जीमने यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते। जब सब लोग जो है वो ज्योनार लगता था ना, घर के सबने दावत सज रही है, सबने लाइन लगाकर बैठ गए खाना खाने के लिए, और एंड में आके बाबूजी भी बैठ जाते। और बाबूजी जब बैठते तो साथ में वो भी जीमने लगते, अर्थात वो भी खाना खाने की एक्टिंग करने लगते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते। अब जैसी भाई इतना कोई बड़ा आ गया तो उनको शर्म आ जाती थी, घर सारा बिगाड़ा और जल्दी से भाग जाते थे वहां से। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, मतलब जैसे गांव वगैरह में बारात आती है ना, तो वो लोग देखते हैं तो चलो हम भी बारात बारात खेलते हैं। वही हुआ। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। तो बारात जब आती है वापस तो क्या होती है, दुल्हन को लेकर आती है। तो ये लोग भी दुल्हन को लेकर आने का जब नाटक करते और दुल्हन का घूंघट उठाने का काम करते पिताजी, और जैसे ही वो घूंघट उठाते सब बच्चे जो है वो हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती की जाती। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि तरह तरह के गेम हो रहे थे। बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती, क्योंकि जैसे ऐसे 6 महीना 4 महीना फसल तैयार होने में वहां चटपट तैयार हो जाती थी। और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसे पैरों से रौंद डालते। अब क्योंकि पैरों से रौंद डालने से फसल में से दाना बाहर आ जाता है। और कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा होता है जैसे हम लोग दीपावली में छोटे छोटे दिए बनाते हैं ना, वैसे एक बड़ा सा दिया होता है, उसको कसोरा कहते हैं। उस कसोरे का वो सूप बनाते जिससे अनाज फटकारा जाता था। ओसा कर मिट्टी के दिए से तराजू ऊपर तौल कर राशि ही तैयार कर देते थे। यानी फिर क्या होता था, ओसाया जाता था। ओसाने का मतलब ऐसे करके उसमें से धूल अलग करी जाती, फिर तौला जाता और तैयार हो जाता। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते कि इस साल की खेती कैसी रही। अब वो खेती खेती खेल रहे थे तो उनसे भी पूछ लिया गया कि भाई तुम्हारी खेती कैसी रही। तो इस तरीके से बाबूजी खेलों में शामिल होते थे। भोलानाथ, कैसी रही तुम्हारी खेती भोलानाथ? तब बच्चे खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। तब भी क्या होता, वो अपना सारा गेम छोड़कर भाग जाया करते थे। बच्चों द्वारा गुरु मूसन तिवारी को चढ़ाना। अब क्या हुआ, एक बूढ़े जी थे मूसन तिवारी, उनको चढ़ा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते। क्यों? क्योंकि भाई बाग में से जो भी फल है, मान लीजिए आम का है या अमरूद का है, जब भी आंधी आती तो क्या होता ना, आम की जैसे आम की फसल के बाद कभी खूब आंधी आती तो वो आम गिरते थे, तो आंधी की वजह से तो बच्चे लेने के लिए भागते थे और चुन चुनकर धुले आम खाते। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, यानी कि आंधी के बाद बहुत तेज बादल आ गए। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, कि मतलब जैसे ही बारिश बंद हुई सब बिच्छू जो है वो निकल निकल कर बाहर आ गए। बच्चे डर कर भाग चले। अब उनको जैसी बाग में इतने सारे बिच्छू दिखे तो वो डर कर भाग लिए। बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था, मतलब कि जो भोलानाथ की पूरी मित्र मंडली थी तो उसमें एक लड़का था बैजू, जो थोड़ा शैतान टाइप का था और लोगों की डांट का असर उसके ऊपर पड़ता नहीं था, इसीलिए उसके लिए ढीठ शब्द इस्तेमाल किया गया है। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। जब ये सब लौट रहे थे, वहां से खेत से भाग कर लौट रहे थे, तो रास्ते में उनको मूसन तिवारी मिल जाते हैं। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोलता है। अब वो तो शैतान बच्चा, उसने मूसन तिवारी को चढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो अब वो क्या कहते हैं, इस तरीके से वो उसको चिढ़ाते हुए बोलते, बार बार बोले, बार बार बोले। शेष बच्चों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाना, यहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब बैजू चिल्लाए तो बाकी बच्चे भी उसके साथ चिल्लाना शुरू कर दिए। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहीं से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेज दिया। अब जो मूसन तिवारी थे उन्होंने जाकर पाठशाला में शिकायत कर दी। गुरुजी ने उन दोनों को, बैजू को और भोलानाथ को पकड़ लाने की भेज दी। 4 लड़के कि जाओ इन सबको पकड़ के लेके आओ, कि किसी को ऐसे थोड़ी ना चढ़ाया जाता है, चलो आज पिटाई पड़ेगी। मतलब वहां डांट से काम नहीं पड़ता था, वहां छड़ियां पड़ती थी। बैजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। और बाबूजी ने जब ये हाल सुना तो क्या हुआ
कि भाई बैजू तो शैतान था, वो जैसे वो लड़कों को देखा वो भाग गया। अब भोलानाथ मासूम पकड़ के लाए गए विद्यालय। अब वहां पे इनकी खूब खिंचाई हुई, पिटाई भी हुई, डांट भी पड़ी। जब ये सारी बात भोलानाथ के पिताजी को मालूम चली, अब भाई बच्चे को लेकर वो बहुत प्यार करते थे, तो वो भी आप पाठशाला आ गए। तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा, चूंकि तब तक तो भोलानाथ रोने लगे थे। बाबूजी ने उन्हें गोद में उठा लिया। वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले आए। अब गुरुजी से उन्होंने माफी मांगी, खुशामद करी कि मैं अब इसको ले जा रहा हूँ, और उन्होंने परमिशन दे दी और वो ले आए। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिल गया। अब वो उनकी पिताजी की गोद पर चढ़े हुए सिसक रहे थे, रो रहे थे। अब जैसी रास्ते में उनको अपने मित्रों मंडली दिख गई, तो अब क्या हुआ, वो सिसकना भूल कर अपने मित्र मंडली के साथ भाग लेते हैं खेलने के लिए। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उनकी तान सुर अलापने लगा। यानी कि जब उसने अपनी मित्र को देखा तो सिसकना भूलकर वो कहाँ चले गए, अपनी मित्र मंडली के पास चले गए और उनके साथ मिलकर खूब खेलने लगे। भोलानाथ और सांप का तमाशा। अब हम आ गए अपने आखिरी अंश में, जिसमें छिपा हुआ है इस पूरी कहानी का सार। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। अब वहां से तो भोलानाथ निकल आए। निकलने में बच्चों के साथ हुआ, थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा ऊंचा एरिया था, टीला नुमा था, तो एक पेड़ के नीचे एक बिल बना हुआ था। तो उनको लगा कि भाई चूहे का बिल है। उन्होंने इस चूहे के बिल में खूब पानी डालना शुरू किया। कुछ ही देर में सब थक गए, मतलब सब थक गए कि भाई इतनी देर से पानी डाल रहे हैं मगर कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्हें लगा कि भाई पानी डालेंगे तो चूहा निकल आएगा। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया। अब उनको अंदाजा नहीं था, भाई सांप खुद तो बिल बनाता नहीं है, वो किसी के बिल में आकर कब्जा करता है, तो रहा होगा चूहों का बिल। फिर उसमें से निकला सांप, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहाशा भागे। सांप को देखकर सब डर गए, भाई सभी छोटे बच्चे ही थे, सब डर गए, रोते चिल्लाते गिरते पड़ते सब अपने अपने घर की तरफ भागे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई। अब जब भाग रहे हैं तो गिर रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, कांटों झाड़ियों में उलझ रहे हैं, लेकिन सीधे घर की तरफ। इससे क्या हुआ, जगह जगह चोट लगी, खरोच लगी, तो जगह जगह से खून भी निकलने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि नंगे पांव थे। ऐसे तो खेल रहे थे तो चलो क्या होता है कि हम लोग चलते हैं, देख कर चलते हैं, लेकिन भागते समय ये थोड़ी ना कोई देख रहा है कि किस पे पैर पड़ रहा है। तो पैरों पे भी खूब कांटे लगे थे। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। दौड़ते दौड़ते बेतहाशा सीधे घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। कहाँ हुआ, यानी कि बैठक के ओसारे का तात्पर्य होता है कि ड्राइंग रूम के अगले हिस्से में बैठे हुए वो क्या कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। पिताजी, भाई वो जैसे घुसा तब तो पिताजी सामने बैठक में ही दिखे और वहां हुक्का पी रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज अनसुनी करके माँ के पास जाकर उनके आंचल में छिप गया। अब उसकी ये कंडीशन इतनी बेतहाशा दौड़ रहा था, लहूलुहान था, तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो तो दौड़ रहा था और वो उसको पीछे से बुला रहे थे, भोलानाथ भोलानाथ। वो सुन ही नहीं रहा, वो सीधा जो है ड्राइंग रूम क्रॉस करते हुए माँ के पास किचन तक पहुंचा और जाके सीधे उनकी गोद से चिपट गया जाके। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी। बच्चे का ये हाल देखकर माँ भी डर गई। एक तो बच्चा इतना लहूलुहान और ऊपर से इतना रो रहा है, एक तो चोट लगी ऊपर से डरा हुआ, तो माँ भी डर जाती है और रोने लगती है और सब काम छोड़ बैठती है, सारे काम छोड़ देती है। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों में थोपती है, यानी कि उस हल्दी सबसे अच्छी एंटीबायोटिक होती है, हम सभी को पता है। तो जल्दी से वो क्या करती हैं, हल्दी पीसती हैं और उसको घोल बना के उनके सारे घावों में भोलानाथ के लगाती है। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। मतलब भोलानाथ इतने बुरी तरीके से डरे हुए थे कि सब पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब सांप तक उनके मुंह से निकल नहीं पा रहा था। चिंता के बारे माँ का बुरा हाल था। इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। अब बाबूजी सोचे कि भाई हमसे भी लगाव रखता है, अगर हम मेरे पास आएगा तो थोड़ा इतना डर कम हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी कोशिश करी कि माँ के गोद से हम अपनी गोद में ले लें, लेकिन वो माँ की गोद से नीचे आने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उन्हें वहां पर जितना सुरक्षित महसूस हो रहा था वो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो इस पूरी कहानी के सार में हमने क्या देखा
कि भोलानाथ अपने पूरे दिन की दिनचर्या अपने पिताजी के साथ करते हैं, मित्रों के साथ बिताते हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो सिर्फ माँ के पास दौड़ते हैं। तो मतलब माँ के साए में जो हमें प्यार मिलता है, जो सुरक्षा का एहसास मिलता है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। चाहे हम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ ही क्यों ना हमको बोला जाए कि तुम रहो। तो इस पूरी कहानी में माँ के अंचल यानी कि माँ के साए की बात की गई है। तो देखा कितनी पर हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है वो पूछ रहा है, मूसन तिवारी द्वारा बाल मंडली की शिकायत के बाद पाठशाला में भोलानाथ के साथ कैसा व्यवहार हुआ और उन्हें उनके पिताजी के द्वारा किस प्रकार घर लाया गया। इस घटना से बच्चों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है, माता के अंचल पाठ के आधार पर बताइए। तो किस तरीके से मूसन तिवारी को क्या कहते हैं भोलानाथ और उनके दोस्तों ने चिढ़ाया और जो है मास्टर जी ने कितनी सजा दी और फिर पिताजी ने आके बचाया, ये पूरी चीजें हमें बतानी है। मूसन तिवारी द्वारा बाल मंडली की शिकायत के बाद पाठशाला के 4 लड़के भोलानाथ और बैजू की गिरफ्तारी का वारंट लेकर निकले मतलब कि मास्टर जी ने बुलाया है। भोलानाथ जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही चारों लड़के उस पर टूट पड़े और उसे लेकर मूसन तिवारी के पास गए। उन्होंने भोलानाथ की खूब खबर ली। भोलानाथ का रोते रोते बुरा हाल था। जब भोलानाथ के बाबूजी ने यह सुना तो वो दौड़ते हुए पाठशाला पहुंचे और गोद में उठाकर उसे पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। फिर उन्होंने गुरुजी से विनती करके गोदी में भोलानाथ को घर ले आए। मतलब उन्होंने बोला कि अब हम घर ले जाएं, तो उन्होंने घर ले जाने दिया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बच्चों में चिढ़ाने एवं तंग करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। ये परिणाम के बारे में बिना सोचे ही अपने मन की इच्छा पूरी करने लगते हैं। संभवतः नटखट होना इसी को कहा जाता है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि खेल के चक्कर में वे सारी बातें भूल जाते हैं। जब साथ में दोस्तों का समूह मिल जाता है तो फिर उनकी प्रवृत्ति मनमानी करने की हो जाती है। यही बचपना है, यही बच्चों की मानसिकता है। तो जिस तरीके से भोलानाथ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मूसन तिवारी को चिढ़ाया, ये बच्चों के बचपने के बारे में हमें समझाता है। खाली भोलानाथ ऐसे नहीं थे, लगभग सभी बच्चे ही ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के अंचल पाठ में लेखक का अपने माता पिता से बहुत लगाव है। माता पिता भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। आपके विचार से लेखक को अपने माता पिता के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, सभी के माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो सिर्फ भोलानाथ का ही नहीं, हम सबका भी बहुत कर्तव्य बनता है उनके लिए बहुत कुछ करने का। क्या कर सकते हैं देखते हैं। माता का आंचल पाठ में लेखक का अपने माता पिता से बहुत लगाव है। माता पिता भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। लेखक को अपने पिता से अधिक ही लगाव था। वह अपने पिता के साथ बाहर बैठक में सोया करता था। पिता ही उसे नहलाया धुलाया करते थे तथा उसे तैयार कर अपने पास पूजा में बिठाते थे। माँ लेखक को दूध पिलाती थी, ठीक प्रकार खाना खिलाती थी, उसके लिए सिर पर तेल लगाती, चोटी बनाती, माथे पर काजल की बिंदिया लगाकर नज़र से बचाने के उपक्रम करती थी। तो मतलब पिताजी क्या करते और माताजी क्या करती, ये सब बताया। लेखक पिता के कंधे पर विराजमान रहता। लगाव में वह पिता की मूछें भी उखाड़ता था। मतलब लड़ाई में नहीं, उनकी मूछें पकड़ के जो खींची वो भी करते थे। मुसीबत के समय वह माता के आंचल की शरण लेता है। इस प्रकार माता पिता दोनों लेखक के सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार से लेखक को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार से तंग नहीं करना चाहिए, शरारतें नहीं करनी चाहिए और न ही माता पिता को शिकायत का मौका देना चाहिए। उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। भाई, माता पिता हमारे लिए बहुत करते हैं और वो हमसे चाहते क्या है, सिर्फ मान सम्मान आदर और हम उनकी बात माने, बस इतना ही तो वो हमसे चाहते हैं ना। तो इतना देने में क्या जाता है, हमें करना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ एक स्थान पर दूसरे बच्चों की कुसंगति में एक वृद्ध व्यक्ति को चढ़ाता है। कौन वृद्ध व्यक्ति थे? मूसन तिवारी। इस अनुपयुक्त व्यवहार के लिए उसे क्या दंड भोगना पड़ा? आप इस घटना से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो पहले आपको वो घटना बतानी पड़ेगी और फिर उन्हें क्या दंड मिला ये बताएंगे और फिर हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आप बताएंगे। तो देखिए, ये सब मूल परक प्रश्न हैं। इनको आपको, क्योंकि अब मूल परक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप देखिएगा ध्यान से। हाँ, लेखक की गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम था मूसन तिवारी।
उसे दिखाई कम देता था। भोलानाथ दूसरे बच्चों की कुसंगति में पड़कर उसने सबके साथ मिलकर उन्हें यह कहकर चढ़ाता है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इससे मूसन तिवारी चिढ़ जाते हैं और वे बच्चों को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। बच्चे भाग जाते हैं और उनके हाथ नहीं आते। वे बच्चों की शिकायत करने स्कूल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि भाई बच्चे जाएंगे कहाँ, लौट के तो स्कूल आना ही आना है, तो वो स्कूल चले जाते हैं। भोलानाथ जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही उनके गुरुजी द्वारा भेजे गए लड़के उन्हें पकड़ लेते हैं। अपने इस अनुपयुक्त व्यवहार के लिए उन्हें गुरुजी द्वारा दिया गया दंड भोगना पड़ता है। भाई डांट पड़ती है, मार भी पड़ती है। गुरुजी भूरानाथ को खूब खबर लेते हैं और अंततः यह बात उनके पिताजी तक पहुंच जाती है। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बूढ़े व्यक्ति को तंग नहीं करना चाहिए। हमें बुजुर्ग व्यक्तियों का आदर और सम्मान करना चाहिए, उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिए एवं उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। उन्हें कभी भी अकेला या असहाय महसूस नहीं होने देना चाहिए। उनको अपना सहयोग देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद मिलना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उनको परेशान करेंगे तो देखिए, एक तो वो बुजुर्ग हैं और दूसरे ये जो व्यक्ति जिनको चढ़ाया इनको दिखाई भी कम देता था। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि हम अगर किसी को परेशान करेंगे तो उल्टा पलट के हमारे ऊपर भी कष्ट आना ही आना है। इसलिए ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों को कभी भी हमें तंग नहीं करना चाहिए, हमें उनके आशीर्वाद ही लेना चाहिए। तो उनको तंग करेंगे तो जाहिर सी बात है डांट पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप को देखते ही बच्चों ने क्या किया? जब चूहे के बिल में वो इतना सारा पानी डाल रहे थे तो उसकी जगह सांप निकल आता है, तो फिर क्या करते हैं वो लोग? तो देखिए क्या किया। एक बार बच्चे टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। इससे चूहा तो नहीं निकला पर सांप निकल आया। सांप को देखकर बच्चे बहुत अधिक डर गए। रोते चिल्लाते बेतहाशा भागते, कोई सीधा गिरा तो कोई औंधा, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूट गए। सभी गिरते पड़ते भाग रहे थे। स्वयं लेखक की देह भी लहूलुहान हो गई थी और वह एक ही सुर में दौड़ते हुए घर के भीतर पहुंचकर सीधे अपनी माता की गोद में शरण में चले गए। तो सब बच्चों का बुरा हाल था हमारे डर के, और सब चोट खाते गिरते पड़ते अपने अपने घर पहुंचे। और भोलानाथ भी सीधे घर पहुंचे घायल होके, और कहाँ गए? सीधे अपनी माता जी के आंचल में। प्रश्न संख्या 5 है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए। तो ये जो चैप्टर का शीर्षक दिया गया है ये सही है, हमें ये सिद्ध करना है, और अगर इसके अलावा कोई और शीर्षक आपको बताना पड़े तो वो देखना है। माता का अंचल शीर्षक की सार्थकता उसकी संक्षिप्तता और विषय वस्तु के साथ उसके संबंध पर निर्भर करती है। इन दोनों की दृष्टि से माता का अंचल एक सार्थक शीर्षक है। यह संक्षिप्त भी है और पाठ की विषय वस्तु माँ के आंचल के महत्व की को रोचक तरीके से प्रस्तुत भी करता है। बच्चे माँ के आंचल में छिपकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के साथ बीतता था। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध बहुत सीमित रहता था। अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाते देख कर भी माता की ही शरण में जाता है और अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव करता है। वह इस स्थिति में अपने पिता को भी अनदेखा कर देता है, जिनके साथ पूरा समय बिताता है, लेकिन उनके को भी अनदेखा करके सीधे माँ के पास भागता है। वह माँ के आंचल में दुपक कर राहत महसूस करता है। इस प्रकार माता का अंचल शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अन्य शीर्षक और क्या हो सकते हैं? मेरा बचपन, बचपन के सुनहरे पल, माँ की ममता, बच्चों की दुनिया। तो ये कुछ ऐसे शीर्षक हैं जो हम इनके लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं था? माँ जो है बच्चों को खूब भर भर पेट खिलाती है। कैसे खिलाती है? खूब भर भर कौर खिलाएगी। लेकिन पिताजी कैसे खिलाते? छोटा छोटा सा कौर खिलाएंगे। तो बच्चे ने एक बार मना कर दिया कि नहीं आप नहीं खाना, तो पिताजी छोड़ भी देते हैं कि हाँ चलो नहीं देना। तो ये जो है ना तरीका, ये माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि वह 4-4 दाने के कौर भोलानाथ यानी लेखक के मुंह में देते थे। छोटा छोटा सा कौर देते थे। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता था कि वो बहुत खा लिया है।
माँ भर मुंह कौर खिलाती थी, थाली में दही भात सनाती थी, तरह तरह की पक्षियों की बनावटी नामों के कौर बनाकर खिलाती जाती थी। तभी उसे संतुष्टि का अनुभव होता था। तो पेट में जितना खाना लेके आए उतना बच्चों को किसी तरीके से बस खिला दो, ये एक मोटिव रहता था और वो ऐसा ही करती थी। और पिताजी क्या है, थोड़ा थोड़ा सा खिलाएं, इसलिए उन्हें पसंद नहीं आता था। मूसन तिवारी कौन था, उसने किसने चिढ़ाया और दंड किसे मिला? उसे चिढ़ाया किसने था? बैजू ने चिढ़ाया था। और दंड किसे मिला? भोलानाथ को मिला था। मूसन तिवारी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसे कम दिखाई देता था। बैजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बैजू के सुर में सभी बच्चों ने सुर मिलाया और चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी बच्चों को मारने उनके पीछे दौड़े, परंतु बच्चे भाग गए। वे बच्चों की शिकायत करने उनके स्कूल जाते हैं। लेखक यानी भोलानाथ जैसे ही घर पहुंचता है, गुरुजी द्वारा भेजे गए लड़कों द्वारा भोलानाथ को पकड़ा जाता है। भोलानाथ यानी लेखक को इस अनुपयुक्त व्यवहार के लिए गुरुजी द्वारा दिया गया दंड भोगना पड़ता है। तो चिढ़ाया बैजू ने और भोगा किसने? भोलानाथ ने भोगा। माता का अंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम क्या था और उनका नाम भोलानाथ क्यों पड़ा? तो उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। और पिताजी उन्हें जिस तरीके से तैयार करते थे तो वो शंकर बाबा की तरह लगते थे, महादेव की तरह लगते थे, तो इसीलिए उन्हें भोलानाथ कहते थे। माता का अंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। उनके पिता उन्हें बहुत सुबह नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लेते। उनके ललाट पर भभूत एवं त्रिपुर लगा देते थे। सिर पर लंबी जटाएं होने के कारण भभूत के साथ वह बम भोला बन जाते थे। पिताजी उन्हें इस रूप में देखकर प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते और फिर इस तरह उनका नाम भोलानाथ पड़ गया। तो शिव जी की तरह लगते थे तो प्यार से उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। अगला प्रश्न है, आपको बच्चों का कौन सा खेल पसंद नहीं आया और क्यों? अब उन्होंने बहुत सारे खेल खेले हैं, तो कौन सा आपको पसंद नहीं आया और क्यों नहीं आया? हमें बच्चों का चूहे के बिल में पानी डालने का खेल पसंद नहीं आया, क्योंकि बच्चे चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे और चूहा बाहर आएगा, परंतु चूहे के स्थान पर सांप निकल आया। बच्चे रोते चिल्लाते इधर उधर भागते चले गए। लेखक भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वास्तव में ऐसे खेल से कोई दुर्घटना भी हो सकती थी, किसी को सांप काट भी सकता था। ऐसा खेल खेलना बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इससे बच्चों को तो नुकसान हो सकता था, लेकिन जानवरों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो ऐसे खेल आप कभी मत खेलिए जिससे दूसरों को परेशानी हो। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक भोलानाथ को अपने पिताजी अपने साथ पूजा पर क्यों बैठाते थे? जाहिर सी बात है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमें अपनी नई पीढ़ी में देना होता है। तो जब भी ऐसे हम संस्कार करते हैं तो बच्चों को साथ बिठाकर उन्हें सिखाने का प्रयत्न करा जाता है, और यही भोलानाथ के पिताजी भी करते थे। लेखक के पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पूजा अर्चना करना, रामायण पढ़ना उनके नियम में था। वे अपने बेटे भोलानाथ से भी यह संस्कार डालना चाहते थे। इसीलिए जब वह पूजा करते तब उन्हें भी नहला धुलाकर पूजा में अपने साथ बिठा लेते थे। पवित्रता का भाव, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास की भावना अपने बेटे में बचपन से ही पैदा कर देना चाहते थे। तो वो भी अपने बेटे को एक संस्कारी ही बनाना चाहते थे, इसलिए वो ये उनको अपने साथ पूजा में बैठाते थे। भोलानाथ माँ के साथ कितना नाता रखता था, मतलब माँ के साथ बस कितना उनको था, वो सिर्फ दूध पीने तक, खाना खाने तक ही उनका नाता रहता था, ज़्यादा नहीं। भोलानाथ का अपनी माता के साथ दूध पीने तक का नाता था, परंतु भोलानाथ के लाख मना करने पर भी उसकी माँ उनके सिर पर वह सरसों का तेल लगाकर ही छोड़ती थी। माथे पर काजल की बिंदी लगाती, कुर्ता टोपी पहनाती, गोरस भात खिलाती। वास्तव में भोलानाथ जितनी भी देर माता के संपर्क में रहता, जबरदस्ती ही रहता था। कहानी के अंत में सांप से डरा हुआ भोलानाथ सीधा माता की ही शरण में जाता है और स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इससे पता चलता है कि भोलानाथ का अपनी माता से गहरा नाता था। तो वो सिर्फ खाने पीने तक का साथ है, जबरदस्ती का है, लेकिन आत्मीय भाव बहुत ज्यादा था। माँ जहाँ अपने बेटे से इतना ममतत्व रखती थी, तो भोलानाथ भी अपनी माँ से बहुत ही प्यार और विश्वास रखते थे।
माता का अंचल पाठ में बच्चे बारात का जुलूस कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने एक जगह बारात भी निकाली थी ना, उसका वर्णन हमें करना है। बच्चे जब बारात निकालते तो कनस्तरों का तंबूरा बजाते, आम की उगी हुई गुठली को घिस कर शहनाई बनाई जाती, बच्चों में से कोई दूल्हा बन जाता और कोई समधी। बारात चबूतरे के एक कोने से जाती और दूसरे कोने से वापस आ जाती। बारात जिस कोने तक जाती उस कोने को आम व केले के पत्तों से सजाया जाता, जैसे कि शादी में मंडप सजाए जाते हैं ना, तो उसी तरह सजाया जाता। एक पालकी को लाल कपड़े से ढका जाता और उसमें दुल्हन बिठाकर लाई जाती। बारात के वापस आने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर उठाकर देखते, तो पिताजी को भी बड़ा इंटरेस्ट रहता था बच्चों के साथ मिलकर खेल खेलने में, तो हर खेल में किसी न किसी स्वरूप में वो शामिल होते थे। तो इसमें भी वो जो है पालकी का घूंघट उठाकर इस बारात में शामिल हो जाया करते थे। की यात्रा का इन्होंने इस पूरे पाठ में वर्णन किया है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगटोक यानी गैंगटॉक की रात्रि। लेखिका को गंगटोक यानी गैंगटॉक शहर सुबह शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगा। जब वो वहां पहुंची तो उन्हें बहुत सुंदर लगा। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित सी करती प्रतीत हुई। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से एक प्रार्थना के बोल भी सीखे। तो वहां पर एक नेपाली युवती थी जो एक तरीके की प्रार्थना कर रही थी, तो उस नेपाली भाषा में था, तो उन्होंने उससे कुछ वो बोल भी सीखे। क्या थे? साना साना हाथ जोड़िए गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशली, जिसका हिंदी में अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी जो हमारा चैप्टर का नेम है, उसका मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है जो इन्होंने गैंगटोक में एक नेपाली युवती से सीखा था। अब है कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा। सुबह लेखिका को यूमथांग के लिए निकलना था, गैंगटॉक से यूमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही उनकी आंख खुलती है वह बालकनी की ओर भागती है, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही कंचनजंगा यानी हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। तो जहां वो रुकी थी वहां से अगर वेदर साफ हो तो कंचनजंगा साफ दिखाई देगी, इसलिए वो तुरंत उठते ही बालकनी की तरफ भागती है। उस सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा नहीं दिखाई पड़ी, किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई पड़े। तो उस समय बादलों होने की वजह से कंचनजंगा की चोटी इनको नहीं दिखाई पड़ी उस दिन, लेकिन उनके जो बालकनी के आगे घाटी पड़ रही थी वहां पर बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिसे उन्होंने देखकर आनंद लिया। अब आते हैं बौद्ध पताकाओं का यूमथांग में महत्व। अब उनको उस दिन यूमथांग जाना था। फिर क्या हुआ? गंगटोक यानी गैंगटॉक से करीबन 149 यानी कि 149 किमी की दूरी में यूमथांग है। ध्यान रखिएगा, ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। की दूरी पर यूमथांग था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे उन्हें बताते हैं। अब उनके वहां पर जो उन्होंने गाड़ी ली थी, जीप ली थी, उसके ड्राइवर थे जितेन नार्गे, जो एक गाइड का भी काम कर रहे थे, कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। मतलब आप जब गैंगटॉक से यूमथांग जाएंगे तो बहुत सारी वादियां और गहनतम घाटियां मिलेंगी जो सभी फूलों से लदी रहेंगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं दिखती हैं। जब वो आगे जाती हैं तो बौद्ध पताकाएं कैसी दिखती हैं? आगे सामने लगी हुई उनको दिखती हैं। नार्गी उन्हें बताते हैं कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है, वहां पर बौद्ध धर्म की बहुत मान्यता है, बुद्ध को लोग बहुत पूजते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि श्वेत पताकाएं क्यों फहराई जाती हैं। मतलब जब किसी बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म के जो बहुत ही मान्य, जैसे हम लोग के यहाँ हिंदुओं में संत महात्मा होते हैं, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट होते हैं। अगर वो कोई मर जाता है बड़ा बुद्धिस्ट, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर छोटी छोटी जो है वो श्वेत पताकाएं फैला दी जाती हैं। कितनी? 108।
और इन्हें उतारा नहीं जाता। ये नहीं है कि भाई कुछ समय हो गया उतार ले, ये समय के साथ अपने आप फट के खत्म हो जाती हैं, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार तो कोई नया कार्य आरंभ करने पर भी पताकाएं लगाई जाती हैं। जब आप कुछ नया या अच्छा काम करने जा रहे हैं तो भी आप पताकाएं लगाते हैं, लेकिन उस समय सफेद पताकाएं नहीं लगाई जाती, लेकिन ये पताकाएं सफेद ना होकर रंगीन होती है, मतलब कलर्ड होती है। लेखिका को यहाँ जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर दिखाई दी। भाई दलाई लामा बहुत माने हुए हम सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी बड़े व्यक्ति होते हैं। यहाँ तक कि जिस जीप में वह बैठी थी उसमें भी दलाई लामा का चित्र लगा हुआ था कि अब जो सब लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं तो दलाई लामा तो सबसे हेड हुए, तो वहाँ सभी जगह उन्होंने दलाई लामा की फोटो देखी। अब आ गए हम कवि लॉन्गस्टोंग पे। थोड़ा आगे चलने पर कवि लॉन्गस्टोंग स्थान आता है, जिसे देखते ही जितेन बताता है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो एक जगह का नाम है, क्योंकि अब वो गैंगटॉक से कहाँ यूमथांग की यात्रा कर रहे थे, तो 150 किलोमीटर की दूरी थी, तो उस बीच बीच में कई ऐसी जगहें आई हैं जहाँ पर सबका अपना अपना महत्व है। तो कवि लॉन्गस्टोंग जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर गाइड फिल्म देवानंद और हेमा मालिनी की जो मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी। इसी स्थान पर तिब्बत के चीज खेन बमसन ने लेपचाओं के शोमेन के कुंज तेक के साथ संधि पत्र हस्ताक्षर किए थे। तो ये नाम थोड़ा आपको ध्यान रखिएगा, तिब्बत के हैं जिन्होंने जो संधि पत्र को हस्ताक्षर किया था, तथा उनकी याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक भी है। तो उन्होंने जो संधि पत्र बनाया था उसके याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। तो वहां आप लोगों ने देखा होगा बौद्ध धर्म में जो है वो प्रेयर व्हील के जिसे बोलते हैं, जिसे हाथ से घुमाया जाता है, तो उसे चक्र बोलते हैं, जिस पर नार्गे उन्हें बताता है कि इसे धर्म चक्र कहते हैं। हिंदी में धर्म चक्र कहते हैं, इंग्लिश में प्रेयर व्हील कहते हैं, इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसके विषय में यह मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मगर आप यहाँ पर आए हैं तो उसे घुमाइए, तो आपने जितने भी पाप किए होंगे आपके वो पाप सभी धुल जाएंगे। प्रकृति की मनोरमता, अब जैसे जैसे वो पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी तो प्रकृति के एकदम अद्भुत छटा भी देख रही थी। कुछ और आगे चलने पर बाजार, बस्तियां और लोग पीछे छूटने लगे, क्योंकि जैसे जैसे आप हाईएस्ट रेंज पे जाएंगे तो जो क्या कहते हैं लोग होते हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि पीक पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। कहीं कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टन यानी गत्ते का बक्सा ढोते हुए बौने से बहादुर नेपाली मिल जा रहे थे। तो कहीं कहीं पर इस तरह के लोग मिल रहे थे। ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे, ऊपर से देखेंगे तो छोटे छोटे से मकान दिखाई दे रहे थे। अब रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। जैसे जैसे पहाड़ पे पढ़ेंगे हम आगे तो इस रास्ते इसी तरीके के हो जाते हैं। हिमालय विशालकाय होने लगा था, यानी कि पहाड़ अब बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे थे। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते जलप्रपात दिख रहे थे, यानी कि ऊपर ऊंचाई से जो पानी के झरने गिर रहे थे अब ऊंचाई से गिरेंगे तो कैसे होंगे, सब बहुत सफेद होते हैं, तो उतने सफेद झरने दिखाई दे रहे थे। तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता नदी, तो तिस्ता नदी नीचे घाटी में बैठ रही थी, तो जब आप उस पर धूप पड़ेगी तो कैसे वो चांदी की तरह चमकती दिखाई दे रही थी, जो सिलीगुड़ी से लगातार लेखिका के साथ चल रही थी। कहाँ से? सिलीगुड़ी से अभी तक उनके साथ थी, बहती हुई दिखाई दे रही थी। अब जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी। अब रास्ते में एक वाटरफॉल था जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। यहाँ एक विशाल और सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरों से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए। लेखिका यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका दिल वहां से जाने को नहीं किया। वो जगह इतनी पीसफुल थी, इतनी सुंदर थी कि अब हमारी लेखिका वहां से हटना नहीं चाहती थी। सॉरी। प्रकृति और पर्यावरण, अब यहाँ क्या बताया गया है? आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों के छा जाने पर ढक जाती हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर के छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं। छाया पहाड़ का मतलब क्या है कि बड़े बड़े पहाड़ हैं जो पूरी तरीके से काले से हैं, जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे, यानी कि जो विशालकाय रूप था अब उसमें बिल्कुल सामने खड़े थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। इतना सुंदर था कि उनको स्वर्ग का एहसास देने लगा था। वहां पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था।
तो वहाँ हर जगह जैसे होर्डिंग्स लगे होते हैं, आप पहाड़ों पर जाएंगे तो बहुत तरह के होर्डिंग्स आपको मिलेंगे। तो उसी तरीके के वहाँ पर एक होर्डिंग लगा था, थिंक ग्रीन, यानी कि आपको हरियाली बनाकर रखनी है। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित होती हैं कि जीप के कुछ देर वहां रुकने पर वह थोड़ी दूर तक पैदल ही वहां के सौंदर्य को निहारने लगती हैं, मतलब पैदल चलने लगती हैं। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थर को तोड़ने की आवाज से टूटती है। तो वो जो सुंदरता का वो इतना मजा ले रही थी, पूरी सुंदरता में वो डूबी हुई थी, वो सुंदरता का सपना एकदम अचानक टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि उन्हें दूर से पत्थर तोड़ती हुई औरतों की आवाज आने लगी थी। क्या था? भूख, मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल स्त्रियां। अब कहते हैं ना, पहाड़ों पर जो है जीवन वो आसान नहीं होता। तो इसी श्रृंखला में था इन औरतों का जीवन, कितना मुश्किल भरा और मौत से कैसे वो डेली खेल रही थी। लेखिका को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही थी। वहां पर बॉर्डर रोड यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रही हैं, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यानी कि जो आप जिन भी पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं वहां पे आपको बहुत सुंदर चीजें दिखी मिलती है। भाई प्राकृतिक दृश्य अपनी जगह है, लेकिन हमें वहां की जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा ही बनाई जाती है और बहुत मेहनत करके बनाई जाती है। ये सब इन पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चूको तो मौत निश्चित है। अब उस तक जाने के लिए जो रोड्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी वहां के स्थानीय लोग बनाते हैं, और ये बनाना इतना काम है, मुश्किल है कि जरा सा आप चूकोगे तो आप नीचे जो है कितने फीट नीचे खाई में गिरोगे और मौत पक्की है आपकी। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था, जिसमें लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइन डेथ टू बिल्ड दीज रूट्स। ठीक है, ये एक उन्होंने लिखा था। इसका हिंदी में अनुवाद है, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यानी कि इतने खतरनाक परिस्थितियों में लोगों ने काम किया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं। यानी कि वो हमसे मेहनतानी के रूप में क्या बहुत जरा सा लेती होंगी, लेकिन कितना कुछ वो करके दे रही, हमारे लिए फैसिलिटीज दे रही है ताकि हम इस सुंदरता को देख सकें। पहाड़ी जीवन की कठोरता। अब पहाड़ी जीवन की, अब क्योंकि हमने जब एक रुख देखा सुंदरता का, तो वहीं के जनजीवन शैली का भी देखिए जो लेखिका ने देखा। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। कैसे होते? स्कूल से लौट रहे थे। जितेन यानी कि गाइड उन्हें बताते हैं कि यहाँ तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। यानी कि इतने में, तराई मतलब निचले इलाके में जाकर सिर्फ एक स्कूल है, जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। सोचिए, हम लोग यहाँ थोड़ी दूर चल नहीं पाए, वो 3.5 किलोमीटर वो भी पहाड़ चढ़ के स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ भी मवेशी चराते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्कूल में तो पढ़ेंगे मगर उसके बाद वो घर में आकर भी काम करते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी धोते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े गट्ठर, क्योंकि घर में चूल्हा जलाने और गर्मी लेने के लिए आग जलानी पड़ती है, तो ये आग लकड़ियों से ही आती है। तो जो आप छोड़ी ना कि आप जिस इलाके में रह रहे वहीं भाई आगे पीछे नीचे उतरना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, तो लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं, इसके लिए ये ईंधन का काम करती हैं। तो ये गट्ठर भी, जो लकड़ियों के गट्ठर उनकी माँ काट के तैयार करती हैं, बच्चे उन गट्ठरों को ढोने का काम करते हैं, यानी कि वहां से अपने घर तक लाने का काम भी करते हैं। लायुंग के प्राकृतिक दृश्य। अब आगे वो बढ़ी कहाँ? लायुंग। युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहां का वातावरण देख उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य यानी कि क्षमा के योग्य ना होने वाला अपराध किया है। मतलब प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने उसके साथ खेल किया है, और जो हमने काम किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है।
लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमई थी। जब वो उन्होंने रात बिताकर सुबह उठे तो बहुत ही सुरमई, यानी कि जैसे साफ वेदर होता है और उस दिन सूरज निकले तो कितना अच्छा लगता है, उस तरीके का मौसम था। वहाँ के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। तो यहाँ के लोग इन सारी चीज़ों से को बेच कर करके अपना काम, अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन सुबह अकेले ही पहाड़ों की बर्फ देखने निकल जाती हैं। अब लेखिका क्या होती है, सुबह सुबह अकेले निकल जाती हैं, परंतु वहीं जरा भी बर्फ नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि शायद लायुंग में उनको बर्फ मिलेगी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी बर्फ नहीं मिली। लायुंग में एक सिक्किमी नवयुवक ने उन्हें बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। ये बात तो सही है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, अब हमको बहुत ही कम एरिया में स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, जो उस समय वहां पर एक सिक्किमी आदमी ने, नवयुवक ने लेखिका को बताया। भारत का स्विट्जरलैंड पहुंच गई हमारी लेखिका। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने सहयात्रियों के संग लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाव नामक स्थान पर जाती हैं। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। सभी सैलानी की सांसें रुकी जा रही थी। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनियां लिखी थी। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो भाई उनको जब लियांग में बर्फ नहीं मिलती तो वो आगे बढ़ते हैं, लायुंग में बर्फ नहीं मिलती तो आगे बढ़ते हैं कि वह कटाव में बर्फ मिलेगी, जो लायुंग से 500 किलोमीटर आगे था। अब वहाँ के रास्ते बहुत दुर्गम थे, धुंध थी, सकरे रास्ते थे और हर जगह सावधानियां लिखी हुई थी सरकार द्वारा। कटाव की सुंदरता क्या थी भाई? कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। अब सभी बर्फ ही देखना चाहते थे, तो अब दूर से बर्फ के पहाड़ देखकर सब एक्साइटेड हो रहे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे। जैसे ही उन लोगों को बर्फ दिखा, सभी उतरे और बर्फ खेलने लगे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच सारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। मतलब उन्होंने इतनी सुंदरता देखने के बाद कहा कि शायद इसी सुंदरता में जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इन वेदों की रचना करी जिन्हें हम आज पढ़ते हैं, और जीवन के गहन सत्यों को भी खोजा होगा। तो जो सत्य है, जो चीजें हैं, उनकी खोज भी उन्होंने इसी सुख शांति में रहकर करी होगी। लेखिका की मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी। अब क्या, उनके साथ उनकी मित्र भी सफर कर रही थी मणि, तो वो क्या कहने लगी? ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के, देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए वह त्राही त्राही मचा देती है। तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों की तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो यहाँ पर उन बर्फ को देखने के बाद हमारी जो लेखिका हैं, उनकी मित्र बोलती हैं कि प्रकृति ने जल संचय यानी कि जल को एकत्र करने का कितना नायाब तरीका ढूंढा है कि सर्दी भर वो बर्फ के रूप में इन पहाड़ों में जमा हो जाता है पानी, और जब गर्मियां आती हैं तो बूंद बूंद करके यही पिघलकर नदियों के तौर पर हमारे घरों तक वो पानी पहुंचाती है। तो प्रकृति ने जल संचय का खूब इंतजाम कर रखा है। अब सैनिकों की वीरता के किस्से। रास्ते में एक सैनिक भी मिला था, तो उसी कितने दुर्गम इलाके होते हैं उनमें सैनिक तैनात रहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई देने लगी। अब जब वहां से वो आगे बढ़ी, कटाव से जब आगे बढ़ी, तो उनको क्या हुआ, छावनियां दिखाई देने लगी। वहां से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। किससे थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाटी ठंड, उस समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। एक सैनिक से पूछा कि भाई इतनी ठंड में आप लोग यहाँ ऊपर रहते हो तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। तो उसने उत्तर दिया, उस सैनिक ने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही। वाकई आज हम अपने घरों में अगर इत्मीनान से हैं तो बहुत ये शुक्रगुजार होना चाहिए उन सैनिकों का जो हमारे बॉर्डर्स पे विपरीत परिस्थितियों में जो है तैनात रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। थोड़ी दूर पर एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो।
हम आज अपना देते हैं आपके कल के लिए। लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है। लेखिका क्या, हम सभी को होता है। वह सोचने लगी कि पौष और माघ के महीने में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अभी तो गर्मियों का मौसम था, तो वहां 15 डिग्री सेल्सियस था। ठंड के मौसम में क्या होता है, वहां वहां पेट्रोल छोड़ के सब कुछ जम जाता है। तो उस समय यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए। यूथांग की घाटियों में ढेरों प्रियोता और रोडियंट के फूल खिले हुए थे। जितेन उन्हें बताता है अगले 15 दिनों में पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। ये पूरी घाटी किससे होगी? फूलों से भर जाएगी। सिक्किम में भारत प्रेम। ठीक है, अब सिर्फ क्या बताते हैं, सिक्किम में भारत प्रेम किस तरीके। लेखिका यूथॉम में चिप्स बेचते हुए एक युवती से पूछती हैं, क्या तुम सिक्किमी हो? वह युवती उत्तर देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। आप सभी को पता होगा कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब इसे मिलाया गया तो वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। सिक्किम से जुड़ी लोक मान्यताएं क्या हैं? जब लेखिका तथा उनके साथी जीप में बैठ रहे थे, तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, मतलब हमेशा शांत रहेंगे, लेकिन मान्यता है क्या कि सिर्फ चांदनी रात में भौंकेंगे। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि जहां गुरु नानक की थाली के थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहां चावल की खेती होती है। यानी कि उनके पैरों के निशान है और उनकी थाली के जो चावल वहां गिरे थे, तब से वहां पर चावल की खेती होने लगी है। अब आते हैं खेदुम का महत्व। वहां पे एक जगह है। जितेन उन्हें बताते हैं कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान है, पर देवी देवताओं का निवास स्थान है। तो मतलब वहां के लोगों की मान्यता के अनुसार वहां पर देवी देवता बसते हैं। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। सिक्किम एक बहुत ही सुंदर जगह है, तो हमें वहां गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो ये मान्यता है कि जो वहां गंदगी फैलाएगा उसकी मौत होगी, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका की पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वह उत्तर देता है, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने, इन सब की पूजा करते हैं, क्योंकि ये सारे ही पूजनीय हैं, क्योंकि हमारे जीवन का आधार यही है, क्योंकि हम जीवित ही इनके सहारे हैं, तो हमें इन सब की पूजा करनी चाहिए। और इस चीज को सिक्किमी लोग बहुत अच्छे से समझते भी हैं। जितेन यूथांग के विषय में एक जानकारी और देते हैं। जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, कि मतलब सिर्फ सैनिक यहाँ पर आए, अपना रहें, तो इससे इस स्टेट का कोई भला नहीं होने वाला है। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं, इतनी सुंदर जगह है तो इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं उनका जीवन सुधर सके, भाई इनको कमाने के और जरिए मिलेंगे। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। मतलब अभी भी हम देखिए बहुत ट्रैवल, अगर जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं वो बहुत सारी जगहों पर ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन अभी भी उनकी खोज बाकी है, वो और सुंदर जगहें देख लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो प्रश्न आ रहा है, देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह से कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन में किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है? तो हम सैनिकों को देखकर क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ले सकते हैं? देश की सीमा पर बैठे फौजी देश के प्रहरी होते हैं। वे देश की रक्षा तन मन से अनेक कठिनाइयां उठाकर करते हैं। सीमाओं पर चाहे तापमान निशून्य से नीचे हो या रेगिस्तान में आग बरसाता सूर्य, वे मौसम की मार सहते हुए देश की रक्षा में लगे रहते हैं। 24 घंटे सतर्क रहते हुए दुश्मन पर निगाहें व बंदूकें ताने रहते हैं। अपने परिवार से दूर अपने बिछड़ने का दर्द लिए वे सदा दुश्मन को मारने व मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपने परिवार से दूर रहते हैं, उसकी तो तकलीफ है, साथ ही अपनी जान न्यौछावर करने में भी वो पीछे नहीं रहते। सैनिकों का जीवन सभी के लिए एक आदर्श और देश प्रेम की भावना को जगाता है।
हम उनसे सीख ले सकते हैं कि देश में बड़ा कोई नहीं है, यानी कि देश से बड़ा कोई भी नहीं होता। देश है तो हम हैं। जिस देश की माटी यानी माँ में जन्म लिया है, हमें सदा उसके लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवार, समाज, मित्र व शारीरिक सुख सभी देश के बाद है। हम उनसे हर परिस्थिति में खुश रहने व जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के जीवन मूल्य सीख सकते हैं। सैनिकों का समस्त जीवन एक संघर्ष है, जिसे हम सभी अपनाकर जीवन को कुंदन बना सकते हैं। तो सैनिकों के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम अपना सकते हैं वो है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, बस हमें खुश रहना है। उन परिस्थितियों में भी अपने लिए खुशी निकाल ही लेनी है। अगला प्रश्न है, आप किसी पर्वतीय स्थल पर घूमने गए। व्यावसायिक गतिविधियों से प्रभावित जीवन मूल्यों वाले उस क्षेत्र के दर्द को एक लेख के रूप में लिखिए। यानी कि आप किसी पर्वतीय क्षेत्र पर गए, यानी कि पहाड़ों पर घूमने गए, और वो पूरी तरीके से वहां पर व्यवसायीकरण हो चुका है। हम पहाड़ों पर जाते हैं वहां की नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए, लेकिन वहां पर भी आपको अगर वही व्यवसायीकरण, चारों तरफ दुकानें और इस तरीके से सारी चीज़ें दिखें, गंदगी दिखे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो लिखिए। तो हमने यहाँ पर एक लेख लिखा है, देखिएगा। पिछली गर्मियों की छुट्टी में मुझे मनाली जाने का अवसर मिला। मेरे माता पिता ने बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय स्थल है। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी आशाओं पर पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि वहाँ चारों तरफ हरियाली और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के दर्शन होंगे, पर वहाँ जाकर मुझे दिल्ली जैसे नगर की भीड़ भाड़ का दर्शन हुआ। सड़कों के दोनों ओर खाने पीने से लेकर स्थानीय सामानों की दुकानें लगी पड़ी थी। लोग खा पीकर पानी की खाली बोतलें और सड़कों के किनारे ही फेंक रहे थे। पूरा पर्वतीय स्थल छोटे बड़े होटलों से भरा पड़ा था। पर्वतों पर पेड़ों के स्थान पर होटल ही होटल दिखाई पड़ रहे थे। कहीं खाने के ढाबे खुले थे तो कहीं लोगों को आकर्षित करने के लिए फेली वाले स्थानीय लोग सामान लिए पीछे पीछे घूम रहे थे। पूरा नगर मानो लोगों के बोझ तले दब गया था। नगर में बहती नदी मानो रोती हुई सी प्रतीत हो रही थी। लोगों के अतिरिक्त बोझ से पर्वतीय स्थल की खूबसूरती पॉलिथीन व कूड़े कचड़े के ढेर में परिवर्तित हो गई थी। मुझे लगा कि हमें प्रकृति में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यावसायिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्राकृतिक सौंदर्य को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आप भी कहीं गए हों, आपको अगर ऐसा दिखाए तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियां देखकर लेखिका के मन में उपजे विचारों को अपने शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सिक्किम की जब उन्होंने फौजी छावनियां देखी तो उनके मन में जो विचार उपजे वो आपको लिखने हैं। सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियों को देखकर लेखिका के मन में अनेक विचारों ने जन्म लिया कि ये जवान देश की रक्षा करने के लिए कितना कठिन जीवन यापन करते हैं। उन्हें भयंकर शीत का सामना करना पड़ता है, अनेक दैनिक आवश्यकताओं की कमी झेलनी पड़ती है। देशवासी चैन की नींद सो पाएं, इसके लिए वे दिन रात जाग कर पहरा देते हैं। सचमुच उनका जीवन अत्यंत दुष्कर व नमन करने योग्य है। अगला प्रश्न है, देश के प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित करते हैं। इस नैसर्गिक सौंदर्य की सुरक्षा में आप अपने दायित्व का निर्वाह कैसे करेंगे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आलोक में बताइए। अब देख यहाँ पर क्या है कि जब हम कहीं पर ऐसा जाते हैं कि जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही चरम पे हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस पर्यावरण को किसी न किसी तरीके से दूषित कर देते हैं। इस जगह पर हमारा क्या दायित्व हो जाता है, ये आपको बताना है। देश के प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। वे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने साथ लाए हुए कृत्रिम और अप्राकृतिक सामान जैसे प्लास्टिक की बोतलें यहाँ वहां छोड़ देते हैं। पेड़ों व पहाड़ों पर गोद गोद कर अपने नाम और तिथियां लिख देते हैं। आपने देखा होगा, बहुत जगह हमने भी देखा है। प्राकृतिक स्थान का व्यवसायीकरण करने के लिए अधिक मात्रा में वनों को काटकर टूरिस्ट स्थान व होटल आदि बना दिए जाते हैं, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य मिटने लगता है।
इस नैसर्गिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक स्थलों से अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वृक्षों को काटने के खिलाफ चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों को बढ़ावा देना चाहिए। नदियों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। उनमें कारखानों का दूषित जल नहीं मिलाना चाहिए। नदियों में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए। मुर्दों को जलाकर उनकी राख को पानी में बहाकर नदियों को दूषित नहीं करना चाहिए। नाविकों को प्रकृति और पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं उस सुंदरता यानी कि अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिमटिमाते तारों की छाया में गंतोक को देखकर साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका की अनुभूति को अपनी भाषा में प्रस्तुत कीजिए। तो उन्होंने जब गंतोक को टिमटिमाते तारों की छाव में देखा तो उन्हें कैसा लगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। टिमटिमाते तारों की छाया में गंतोक को देखकर लेखिका पर एक जादू सा छाने लगा। चमकते तारों की रोशनी में गंतोक रहस्यमयी और जादू भरा सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में सितारों के गुच्छों ने रोशनी की अनेक झालरें बना रखी। यह वातावरण लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। उसे आसपास सिर्फ शून्य का एहसास हो रहा था, यानी कि सब कुछ उनके लिए खाली था। वो उस सुंदरता को बस अपने अंदर समा लेना चाहती थी। सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका को बौद्ध धर्म संबंधी किन आस्थाओं और विश्वासों की जानकारी प्राप्त हुई तथा लेखिका ने उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की। तो बौद्ध धर्म संबंधी जो आस्थाएं और विश्वास की उन्हें पता चला, उस पर लेखिका ने क्या प्रतिक्रिया करी, वो भी उस आस्था में डूब गई थी। सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका ने देखा कि अनेक लोग वहां बौद्ध धर्म को मानते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। किसी शुभ अवसर पर भी इन पताकाओं को फहराया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता। ठीक है, जब इन्हें फहरा दिया जाता है तो इन्हें किसी तरीके से उतारते नहीं है, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं। जिन पर शांति और अहिंसा के मंत्र लिखे हुए हैं, लेखिका उनसे अति प्रभावित हुई। बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हुई थी और उसमें डूब गई थी। वो प्रेयर व्हील्स वगैरह उन्होंने खुद भी चलाए थे। सिक्किम की यात्रा के दौरान आदिवासी युवतियों को देखकर लेखिका का मन में क्या विचार उत्पन्न हुए, अपने शब्दों में लिखिए। जब लेखिका ने उन आदिवासी औरतियों को इतना मुश्किल काम करते देखा तो उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ था। वो वाकई जैसे लगता नहीं है कि हमें नींद से किसी ने झकझोर के जगा दिया हो, उस तरीके से उनके साथ हुआ था। वो इस सुंदरता में जहाँ डूबी आनंद ले रही थी, इस वास्तविकता को देखकर एकदम जो है वो उनको अंदर से तक उनके मन को हिला दिया था इस वास्तविकता ने। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका मधु कांकरिया ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें कुदाल और हथौड़ों से पत्थर तोड़ रही हैं। उनका ये काम अत्यंत खतरनाक व कठिन था। गाइड ने बताया कि यह आम जनता है जो इसी प्रकार का जोखिम भरा जीवन जीती है। लेखिका को लगा कि ये औरतें बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटाती हैं। उसने यह भी देखा कि इनके बच्चे भी वहां पढ़ाई न करके मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं। वास्तव में पहाड़ों पर रहने वालों का जीवन अत्यंत कठिनाई से भरा होता है। जो पहाड़ हमें घूमने जाने पर अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं और हमारा मन मोह लेते हैं, वे वहां पर रहने वालों के लिए सहायक नहीं होते। रास्तों को चौड़ा बनाने, पहाड़ों को सुंदर बनाने और चाय के बागानों के सौंदर्य के लिए ये औरतें ही दिन रात काम करती हैं। तो सोचिए कि एक तो पहाड़ी जीवन की जो पृष्ठभूमि है वही बहुत मुश्किल होती है, उतार चढ़ाव हर चीज़ होता है, तो उसमें आपकी शारीरिक मेहनत बहुत पड़ती है। और उस पर अगर इस तरीके के काम किए जाएं, पूरा दिन ये काम किया जाए, तो बहुत मुश्किल जीवन होता है। हमारे लिए तो जीवन फिर भी बहुत आसान है, मगर पहाड़ों में ये जीवन आसान नहीं होता है। सिक्किमी नवयुवक ने स्नोफॉल की कमी का क्या कारण बताया तथा कटाव के विषय में क्या जानकारी दी। तो उसने ये बताया कि अब जो है यहाँ पर स्नोफॉल इसलिए कम हो गया है क्योंकि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। बर्फ जो है वो कटाव में मिलेगी और कटाव को स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई थी।
चलिए देखिए क्या है। सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को जानकारी दी कि धीरे धीरे यहाँ स्नोफॉल कम होता जा रहा है, जिसका कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण है। प्रदूषण के अन्य बुरे प्रभाव भी यहाँ महसूस किए जा रहे हैं। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। स्वच्छ वायु न मिलने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। शीतल और पवित्र नदियां दूषित हो रही हैं। परिणाम स्वरूप पेट की अनेक बीमारियों को सहना पड़ता है। भाई जब गंदा पानी पिएंगे तो बहुत तकलीफ तो होगी ही ना। गाइड ने साथ ही कटाव के विषय में बताया कि कटाव टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इस कारण वह प्राकृतिक सौंदर्य अछूता है और कटाव का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया है। यह स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर है। यहाँ कोई दुकान भी नहीं खुली है, अतः यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को एक तरह से सौंदर्य का वरदान मिला है, क्योंकि अब वहाँ पर दुकानें नहीं है, व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, तो वो अपनी नैसर्गिक सुंदरता में, मतलब वो जैसा सुंदर था वो उसी तरीके से, उसमें किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर हमें स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी ये यात्रा वृत्तांत में वर्णित ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो। अब इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन आपको कौन सी कर रही है तो आप उसमें से एक लिख सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णित निम्नलिखित घटनाओं में से हमें बहुत प्रभावित किया है। जब लेखिका पहाड़ी सौंदर्य का आनंद लेने में डूबी हुई थी, तभी उसने देखा पहाड़ों पर अपने कोमल हाथों से कुदाल उठाई और पीठ पर छोटे बच्चों को बांधे हुए पहाड़ी औरतें पत्थरों की खुदाई में जी तोड़ मेहनत कर रही थी। वे पहाड़ी रास्तों को चौड़ा करने का कार्य कर रही थी। प्रकृति में इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच जीवन की सच्चाई, पेट भरने के लिए उन औरतों द्वारा किया जा रहा कठिन परिश्रम दिल को झंझोर देने वाला था। इस वास्तविकता से मुक्त नहीं मोड़ा जा सकता कि पहाड़ का जीवन एक संघर्ष है, मतलब वहां पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है दिन रात हर एक चीज के लिए। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका को कुटिया के भीतर घूमते चक्र को देखकर किस प्रकार की अनुभूति हुई। तो बौद्धिस्ट के यहाँ जो जो क्या कहते हैं प्रेयर व्हील होता है ना, जो बौद्धिस्ट में जो चक्र घुमाया जाता है, उनको देखकर उन्हें क्या महसूस हुआ। पाठ, साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधुकांकरिया जब गंतोक का भ्रमण कर रही थी तो उनका गाइड जितेन उन्हें एक एक स्थान को ध्यान से दिखा और उनके बारे में बता रहा था। तभी वहां एक कुटिया में लेखिका ने एक चक्र को घूमते हुए देखा। गाइड ने उसे प्रेयर व्हील बताया और कहा कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब लेखिका को यह अनुभूति हुई कि हम भारत में कहीं भी चले जाएं, पर लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य के बारे में सोच एक समान ही है। मतलब हम किसी भी जगह जाएं तो जो हमारे विश्वास हैं वो सब जगह किसी न किसी रूप में सामने आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाव कहाँ है? उसके प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कटाव भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था। कटाव इतना सुंदर है कि ये भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ चारों तरफ बर्फ बिखरी रहती है। यहाँ के हिम शिखर एक प्रकार से जल स्तंभ हैं जो सदियों से बर्फ के रूप में जल को संग्रह करते आ रहे हैं। भाई सर्दियों में बर्फ ऐसे ही संग्रहित होती है और गर्मियों में ये शिलाएं पिघल कर जलधाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर कोई दुकान न होने से यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अछूता व अनूठा और नैसर्गिक है, जिसे देखते ही मन मुग्ध हो जाता है। मतलब हम जो एक नेचुरल ब्यूटी हम वहाँ पर देखते हैं तो उसको देखते ही मतलब जैसे लगता है कि हमने स्वर्ग के दर्शन कर लिए। इसीलिए कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में श्वेत और रंगीन पताकाएं किन अवसरों पर लगाई जाती हैं? तो श्वेत पताका किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाई जाती हैं, जबकि रंगीन पताकाएं कुछ शुभ काम करने पर लगाई जाती हैं।
साना साना हाथ जोड़ी पाठ में श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट के निधन पर लगाई जाती हैं। ये पताकाएं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। इसके विपरीत रंगीन पताकाएं मंगलकारी मानी जाती हैं, जिन्हें किसी भी मंगल कार्य को आरंभ करने से पूर्व लगाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि दोनों पताकाएं अलग अलग अवसरों पर लगाई जाती हैं और इन्हें हम उतारते नहीं हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाती हैं और फिर लोग वहां पर जो भी कार्य होते रहते हैं उन पर नई नई पताकाएं लगाते रहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका का मन फौजी छावनी में लिखे वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो वाक्य को पढ़कर उदास क्यों हो गया। हम अपना आज न्यौछावर करते हैं आपके कल के लिए। तो ये उस फौजी छावनी पर लिखा था, तो इसको देखकर हमारी लेखिका उदास क्यों हो गई। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका जब गंगटोक घूमने गई तब वहां आ पहुंची जहां चीन की सीमा के पास फौजी छावनी थी। वही लिखा था वी गिव अवर टुडे ए फॉर योर टुमारो। ये पढ़कर लेखिका उदास हो गई क्योंकि ये फौजी -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में देश की रक्षा पूरी मुस्तैदी से करते हैं। ऐसे तापमान में पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है। ऐसे में अनेक कठिनाइयों को सहते हुए अपने परिवार से अलग रहकर हम देशवासियों के लिए हमारे फौजी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसलिए उनके कठिन जीवन और त्याग को देखकर लेखिका उदास हो जाती है। वो जिन कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं और कितना त्याग करके वो यहाँ पर रह रहे हैं, इन सभी को देखकर हमारी जो लेखिका है वो उदास हो जाती है। ये हम लोग से बोला जाए कि आप ठंड में, हम एक दिन में वहाँ से डर के भाग लेंगे, लेकिन सोचिए वो वहाँ सिर्फ रहते ही नहीं, मुस्तैदी से अपने सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में सीमाओं पर बैठे सैनिकों के प्रति देश के नागरिकों के लिए क्या संदेश दिया हुआ है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ठीक है, वो देश के नागरिकों के लिए क्या संदेश दिया है उन्होंने। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में सीमाओं पर बैठे सैनिकों के प्रति देश के नागरिकों के लिए यह संदेश निहित है कि नागरिकों को सैनिकों का सदा सम्मान करना चाहिए। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके परिवार का सदा सहयोग करना चाहिए। वो अपने परिवार को छोड़ के आते हैं, अगर वो उनके परिवार हम सभी लोगों के परिवारों के आसपास ही कहीं रहते हैं, तो अगर उन्हें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उनके त्याग, सेवा, बलिदान और संघर्षपूर्ण जीवन को अवश्य समझना चाहिए। वे किस प्रकार इतनी कठिनाइयों में अपने परिवार से अलग रहकर सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमें स्वतंत्र रूप से निडर होकर जीने का भाव प्रदान करते हैं। तो वो हमारे लिए अगर इतना कर रहे हैं तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें सम्मान दें और उनके परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं, उनको हमारी सहायता की ज़रूरत है तो हमें वो मदद करनी चाहिए। आज की पीढ़ी कुदरत की खूबसूरती को बिगाड़ रही है, उसे रोकने समझाने के लिए आप क्या करेंगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के संदर्भ में लिखिए। आज की पीढ़ी नहीं जानती प्राकृतिक सुंदरता को कैसे बचाए रखना। अगर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आए कि हम उन्हें रोकना चाहें या समझाना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज की पीढ़ी कुदरत की खूबसूरती को बिगाड़ रही है। पाठ साना साना हाथ जोड़ी के संदर्भ में लेखिका ने निम्न विचार है। उनके अनुसार पर्वतों पर कम होती बर्फ व प्रकृति असंतुलन के लिए प्रदूषण जिम्मेदार है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे प्रदूषण से मुक्त करना होगा। युवा पीढ़ी को इसमें अपना योगदान देना है। आज की पीढ़ी को समझाना होगा कि वन कटाई के स्थान पर वृक्षारोपण को महत्व दिया जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग ये समझ रहे हैं कि पेड़ हमारा भविष्य है। इनको हम जितना लगाएंगे, इनकी देखभाल करेंगे, हमारे लिए हमारा भविष्य उतना आसान हो जाएगा। तब कहीं जाकर वो अनुभूति का रूप धारण करती है। अब इसे इन्होंने बहुत ही अच्छे माध्यम में इस पूरे पाठ में प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है पाठ का सार। लिखने का प्रश्न अत्यंत कठिन। क्या है? मैं क्यों लिखता हूं? लेखक के अनुसार यह प्रश्न बड़ा सरल प्रतीत होता है, पर यह बड़ा कठिन है। इसका सच्चा तथा वास्तविक उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान नहीं है। कहने का तात्पर्य कि जब लेखक ने यह प्रश्न किया अपने आप से कि आखिर मैं क्यों लिखता हूं,
तो सुनने में तो ये प्रश्न बड़ा आसान लिखा, लेकिन इसका उत्तर उतना ही मुश्किल है। तो अगर उसका हम उत्तर जानना चाहते हैं तो उस लेखक के अंदर हमें झांकना पड़ेगा, उसकी आंतरिक अनुभूतियां, उनके अनुभवों को देखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम ये समझ पाएंगे। अब लिखने का असली कारण, अब उनके कारणों की भी वो व्याख्या करते हैं इस लेख में। क्या कहते हैं? लेखन को मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक कहते हैं मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न का एक उत्तर तो यह लगता है कि वह स्वयं जानना चाहते हैं, कि वो सिर्फ ये इसलिए लिख रहे हैं कि वो स्वयं जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्यों लिखते हैं। इसीलिए उन्होंने इस लेख को लिखने का निश्चय किया कि वह किस लिए लिखते हैं। उसे बिना लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिख कर ही वह उस आंतरिक प्रेरणा को विवशता से पहचानता है जिसके कारण उसे लिख रहा है। यानी कि जब वो लिखते हैं तब वो समझ पाते हैं कि वो कौन सी विवशता थी जिसके कारण उन्होंने लिखना शुरू किया है। उसे लगता है कि वह उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ यानी अलग होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता। मतलब कभी क्या होता है ना, हमारे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। हम लेखक के माध्यम से अगर नहीं सोचे, आप अपने ही माध्यम से अपने आप को एक और रखो, तो कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं, कभी कुछ विरोधाभास हैं, बहुत कुछ होता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सही रास्ता कहाँ से लें। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर हम उसे थोड़ा सॉर्ट आउट करने बैठें तो सीधे सी बात है कि हम उसे, जो लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो उन सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि हमको कहीं जाने की प्लानिंग करनी है, तो उस प्लानिंग के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके अपना ट्रैवलिंग बैग रेडी करना है। तो अब हमें नहीं पता कि हमें कपड़े भी रखने हैं, हमें खाने का सामान भी रखना है, हमें क्या कहते हैं जो है वो वॉशरूम का भी सामान रखना है, सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें हमें एकत्र करनी है। अब आपको नहीं पता कि हम कहाँ से शुरू करें, तो उस जगह क्या करते हैं कि हम एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाते हैं कि हमें ये सामान इतने दिन जाना है, तो इतने दिन के हमें कपड़े रखने हैं, ये करना है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने प्लानिंग करी। अब उस प्लानिंग से हमें जो हम इतने सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे थे, उससे हमें छुटकारा कैसे मिला? कि जब हमने उस चीज को प्लान किया, तब हमें, जब हमने लिखा तब हमें समझ में आया। तो उसी तरीके से लेखक के दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स चलते रहते, तो उन सभी से मुक्ति पाने के लिए वो क्या करते हैं, लिखते हैं। कि लिखने से वो उनके मन में जो इतने सारे भाव चल रहे हैं वो इन सब से छुटकारा पा जाएंगे। सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, यानी कि लेखन कार्य तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन सबकी कृतियां जो है वो नहीं बनती हैं। क्या है, लेखक को ऐसा लगता है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते तथा उनके सभी लेखन कृति भी नहीं होते हैं। यह तथ्य भी सही है कि कुछ लेखक ख्याति मिलने के बाद बाहरी विवशता से लिखते हैं। बाहरी विवशता संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, आर्थिक आवश्यकता आदि के रूप में हो सकती है। अब लेखक ने बोला कि भाई कोई भी लेखक जो है वो दो कारणों से लिखता है। पहला कारण होता है कि वो अंदर से बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे भावों से भर चुका होता है, तो उन सारे भावों से छुटकारा पाने के लिए वो लेखन कार्य करता है। तो अंदर की सारे उद्गार को मिटाने के लिए वो लेखन कार्य शुरू कर देता है। लेकिन कुछ लेखक जो होते हैं वो या तो प्रसिद्धि के लिए लिखते हैं कि वो लेखन कार्य करें और उनका बहुत ही नेम और फेम हो, इसलिए लिखते हैं। और कुछ लेखक जो हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए लिखते हैं। ठीक है, वो उनका क्या है, ये सब बाहरी दबाव है, ख्याति है, जीविका है, ये सब बाहरी दबाव है। और कुछ लोग होते हैं वो प्रकाशक है, उसके प्रेशर से लिखते हैं। उनके कुछ कर्जदार होते हैं, उन प्रेशर डालते हैं कि नहीं हमें पैसा चाहिए, तो वो सोचते हैं कि हम लेखन कार्य कर ले तो हमें कुछ पैसा आ जाएगा तो इनको दे देंगे, इसलिए लिखते हैं। आर्थिक आवश्यकता रहती है, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए जो उनको पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये सारे जो रीजंस हैं जिनकी वजह से लेखक लिखते हैं। अब आते हैं लेखक का स्वभाव और अनुशासन। तो यहाँ पर उन्होंने लेखन कार्य करने के आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रेशर्स को बता दिया। अब हम आते हैं हमारे लेखक के बारे में। लेखक ने कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत महत्व है। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। तो बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं कि जब तक उन्हें बाहरी प्रेशर ना पड़े, कहने का मतलब है कि उन्हें कोई प्रेशराइज नहीं करा, अरे सर कुछ लिख दीजिए, हमारे पेपर के लिए कुछ लिख दीजिए, उनके सर पर 4 पैसे मांगने वाले ना खड़े हों, तब तक वो लिखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिछौने यानी बिस्तर पर से तब तक पड़ा रहता है जब तक घड़ी का अलार्म न बन जाए। अब देखिए बहुतों के साथ ऐसा होता है, हम लोग की सुबह आंख खुल जाएगी लेकिन तब तक बिस्तर पे पड़े रहेंगे जब तक अलार्म क्लॉक नहीं बज जाएगी। जैसे अलार्म क्लॉक बजती है तब हम अलार्म क्लॉक बंद करने के लिए उठते हैं कि चलो अब तो उठना ही है, मगर आंख खुल चुकी है बहुत देर तक। उसी तरह लेखक के साथ भी होता है, लेखक लिखना जानता है लेकिन जब तक उसके ऊपर बाहरी प्रेशर नहीं पड़ता तब तक वो नहीं लिखता है।
लेखक की भीतरी विवशता। अब कोई भी लेखक जो है वो हमारे लेखक की भीतरी विवशता क्या है? लेखक की भीतरी विवशता का वर्णन करना बड़ा कठिन है। लेखक विज्ञान का विद्यार्थी रहा और उसकी नियमित शिक्षा भी विज्ञान विषय में ही हुई। अणु का सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को पहले से ही था, परंतु जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब लेखक ने उसे संबंधित खबरें पढ़ी, साथ ही उसके परिवर्ती प्रभावों का विवरण भी पढ़ा। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने इसके बारे में लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पे नहीं। जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे होती है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बताया कि भीतरी विवशता क्या होती है। देखिए, इसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने हिरोशिमा के जो परमाणु बम है उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण जो उनके साथ हुआ उसको व्यक्त किया। क्या हुआ, हमारे जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद रासायन अज्ञेय जी, ये एक साइंस स्टूडेंट रहे। तो साइंस स्टूडेंट होने के कारण इन्हें पता है कि एक अणु का रिएक्शन क्या होता है, उसके असर क्या होते हैं, सब कुछ चीज़ों के बारे में वो अच्छे से जानते थे। फिर हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिरा तो उन्होंने बहुत जगह पढ़ा भी, उसके प्रभावों को भी जाना, सब कुछ किया। और ये सब पढ़ने के बाद उन्होंने अपने बौद्धिक स्तर पे एक लेख भी लिख दिया। ये सारी चीजें जो घटित हुई इसे इन्होंने थोड़ा सा इन्हें बाहरी तौर से प्रभावित किया कि हाँ ये हुआ है तो हमें लिखना चाहिए, इस नाते पर उन्होंने लिख दिया। लेकिन अभी ये आंतरिक रूप से विवश नहीं हुए थे। फिर क्या हुआ, हिरोशिमा से प्रभावितियों से साक्षात्कार। अब इन्होंने जब परमाणु बम गिरा तो इन्होंने लेख तो लिख दिया, लेकिन अभी तक उनके मन के ऊपर इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन जब ये हिरोशिमा गए और वहां पर सब कुछ देखा और अनुभव किया तब वो इनकी अनुभूति में समा गया। किस तरह, देखिए, एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। वहां जाकर उसने हिरोशिमा और उस अस्पताल को भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। तो हिरोशिमा पर बम गिरे काफी टाइम हो गया था। उसके बाद जब वो जापान गए तो वहां हिरोशिमा भी गए और उस अस्पताल में भी गए जो रेडिएशन इफेक्टेड पेशेंट के लिए बना हुआ था, और उसका कितना कष्ट वो लोग सह रहे थे ये भी उन्होंने वहां जाकर देखा। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उसे लगा कि कृतिकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, यानी कि किसी चीज को हम पढ़कर जो अनुभव महसूस करते हैं उससे बहुत जरूरी है कि हम देखकर ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो जब उन्होंने हिरोशिमा के बारे में सुना था तब उन्होंने सिर्फ उसको अपनी बौद्धिक स्तर पर अनुभव किया था, लेकिन जब उन्होंने उसे प्रत्यक्ष देखा तब वो उनकी अनुभूति यानी कि उनकी अंतरात्मा तक वो चीज प्रभावित करी। यही कारण है कि हिरोशिमा में सब देखकर भी उसने तत्काल कुछ नहीं लिखा। यानी कि जब हिरोशिमा में उन्होंने इतना दर्द मतलब सब कुछ देखा था, उसके बावजूद वो इतना स्तब्ध हो गए कि कुछ लिखने की कंडीशन में ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर उनके पास एक घटना घटी। फिर एक दिन उसने बड़ी सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली हुई सी छाया। उसकी समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा होगा और विस्फोट में बिखे हुए रेडियोधर्मी धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई होंगी और उन किरणों से उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इसी कारण पत्थर पे वह छाया वाला अर्श झुलसने से बन गया होगा। यह देखकर उसे लगा कि समूची ट्रेजेडी यानी दुखद घटना जैसे पत्थर पर लिखी हो। अब क्या हुआ, एक दिन वो जापान में घूमते हुए हिरोशिमा में घूमते हुए उस पत्थर पर नजर पड़ी जो एक आदम कद का पत्थर था। उस पत्थर पे एक उजली छाया बनी हुई थी। हुआ क्या होगा, अब उन्होंने उसको देखते ही ये अनुमान लगा लिया कि एक पत्थर था, उसके जब ये परमाणु विस्फोट हुआ होगा हिरोशिमा में तो इस पत्थर के सामने एक आदमी खड़ा होगा और जैसे ही विस्फोट हुआ वो आदमी भाप बनकर उड़ गया होगा और उसकी जो छाया है वो कहाँ बन गई होगी, उस पत्थर पे। तो वो दर्द विदारक घटना उनके दिमाग में बैठ गई। सोचो वो कितना बड़ा विस्फोट रहा होगा, ये उन्होंने अंदर तक अनुभव किया। लेखक का आश्चर्य। अब ये सब देखकर हमारे लेखक आश्चर्य में पड़ गए थे। उस छाया को देखकर लेखक को जैसे एक थप्पड़ सा लगा। मतलब कितना हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, और सोचो जहां पर लोगों ने झेला होगा कितना ज्यादा कष्टदायक होगा। उसी क्षण अणु विस्फोट जैसी उनकी अनुभूति में आ गया। जैसे लगता है कि वो जो परमाणु विस्फोट था वो उन्होंने अंदर तक महसूस कर लिया और वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी कि उनको ये महसूस होने लगा कि जब विस्फोट हुआ था तो वो उसी समय थे। मतलब वो सारा दर्द वो अंदर तक महसूस कर पा रहे थे और वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अचानक एक दिन उसे भारत आकर हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे लेखक को मतलब नहीं, उसके लिए तो यह अनुभूति जन्य सत्य है जिससे वह यह जान पाया कि कोई रचनाकार रचना क्यों लिखता है।
तो मतलब ये हिरोशिमा में जब तक थे तब तक ये वहां पर रचना नहीं कर पाए। जब भारत लौट कर आए तो रेलगाड़ी में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने उस रचना की, वो एक क्या कहते हैं, परमाणु विस्फोट पर उन्होंने एक रचना कर डाली। तो उन्हें ये नहीं ये उनसे मतलब नहीं कि ये कविता अच्छी बनी या बुरी बनी, लोगों में प्रचलित होगी, प्रसिद्ध होगी या फ्लॉप होगी, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी अनुभूतियों को पेपर पर निकाल कर रखा और उन्होंने ये महसूस किया कि किस तरीके से एक रचनाकार लिखता है। तो उन्होंने अपनी रचना करने का कारण भी समझ लिया और जान लिया। तो इस तरीके से हमारे जो लेखक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, उनको उत्तर मिल गया कि आखिर वो क्यों लिखते हैं। देखिएगा कि चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ। प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने क्या कहा है, संक्षेप में लिखिए। अब उन्होंने प्रश्न ही पूछा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा। लेखक अज्ञेय जी ने मैं क्यों लिखता हूँ के उत्तर में कहा कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः वह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वह इसलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सके। उनके मन में जो विचार और छटपटाहट व बेचैनी होती है, उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने व संपादक की विवशता या दबाव के कारण भी लिखता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो ऐसे मतलब अपनी आंतरिक अनुभूति को बयां करने के लिए लिखते हैं और कभी कभी जो बाहरी प्रेशर होते हैं उनके लिए भी लिखता है। पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचार को तटस्थ रखकर सबके सक्षम प्रस्तुत करने व असंतुष्टि आत्मसंतुष्टि के लिए ये लिखते हैं, यानी कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लिखते हैं। तो लेखक किसके लिए लिख रहे हैं, वो आंतरिक दबाव और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूं। प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय के किसी एक तर्क का उल्लेख कीजिए। जो उन्होंने कई तर्क दिए हैं उसमें से एक तर्क आपको लिखना है। मैं क्यों लिखता हूं कि प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने कई तर्क दिए। उनमें एक प्रमुख है, वह इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह स्वयं यह जानना चाहते हैं कि वे क्यों लिखते हैं। लिखकर ही वह अपने मन के अंदर की बेचैनी या भावों को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर कभी कभी हमारे द्वंद्व चलता है, हमें समझ नहीं आता। तो लेखक के अंदर भी कुछ इसी तरह का द्वंद्व चलता है, तो वो उस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए लिखते हैं। वे लिखकर अपने अंदर की छटपटाहट से आज़ादी पाना चाहते हैं। वे तटस्थ रहकर अपने अंदर के विचारों को जानने के लिए लिखते हैं, कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है मेरे अंदर, इसलिए वो लिखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं। निबंध के आधार पर लिखिए कि वैचारिक मतभेदों को भुलाकर दो समुदायों में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी कि हम लोग के अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ यहाँ पर देशों की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे समुदाय होते हैं जिनमें विचारों को लेकर बहुत मतभेद चलता है। तो उनको भुलाकर हम कैसे एक दूसरे के प्रति आदर बढ़ा सकते हैं। वैचारिक मतभेदों को भुलाकर दो समुदायों में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के तीज त्योहारों मनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक समुदाय को होना चाहिए। जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर किसी में कोई अंतर करना उचित नहीं है। सभी समुदाय के लोगों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। हर समुदाय के लोगों के विचार और सोच में अंतर हो सकता है, परंतु हमें ये भाव त्यागना होगा कि हमारी सोच उससे बड़ी है और उसकी सोच छोटी है। जब हम सभी समुदाय के प्रति मान सम्मान का, बराबरी का और उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे तो सभी मतभेदों को भुलाकर शांति से रह पाएंगे। हमारे देश में हम विभिन्न संस्कृतियां हैं, अगर हम सारी संस्कृतियां एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम और अपने आप को सर्वोच्च दिखाने का काम करने लगे तो हमारे बीच मतभेद बढ़ते चले जाएंगे, हम शांति से नहीं रह पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की रीति रिवाजों, परंपराओं, धर्म, जाति सभी का सम्मान करें। जैसे हम सम्मान अपने रीति रिवाजों का करते हैं, वैसे उनके रीति रिवाजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए।
लेखक की आभ्यंतर विवशता क्या होती है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। लेखक की आभ्यंतर विवशता यह है कि वह स्वयं को पहचानने के लिए लिखता है। लेखक लिखकर अपने मन के अंदर की विवशता को जानना चाहता है। जो विचार उसके अंदर छटपटाहट पैदा कर रहे हैं उन्हें जानने के लिए लिखता है। लेखक मानता है कि कई बार बाहरी तत्वों जैसे आर्थिक विवशता, संपादक का आग्रह, प्रसिद्धि पाने या बनाए रखने के लिए भी लिखा जाता है, परंतु लेखक तटस्थ रहकर आंतरिक विचारों से मुक्ति पाने के लिए अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता है। तो वो किस लिए लिख रहा है? वो अपनी आंतरिक विचारों से मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए लिखना चाहता है कि हम लिखेंगे तो हम अंदर की छटपटाहट एक तरीके से हम बयां कर देंगे तो वो छटपटाहट मेरी अंदर से कम हो जाएगी। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में अज्ञेय जी अपनी आंतरिक व्यवस्था को प्रकट करने के लिए लिखते हैं। वे तटस्थ होकर ये देखना चाहते हैं कि उनका मन क्या सोचता है। मतलब हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अपने मन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को और अपने मन को अलग अलग कर दिया। अब वो अपने आप को अलग करके ये देख रहे हैं कि मेरा मन आखिर क्या सोच रहा है और किस तरफ जा रहा है। वे लिखकर मन की बेचैनी और छटपटाहट से मुक्ति पाने के लिए लिखते हैं। वे स्वयं को जानते हैं, जानने और समझने व पहचानने के लिए लिखते हैं। वे यह भी मानते हैं कि कई बार कुछ लोग आर्थिक कारणों से लिखते हैं या कुछ संपादक के दबाव और प्रसिद्धि की कामना के लिए लिखते हैं। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है लिखने की? उनकी आंतरिक अनुभूति से उन्हें प्रेरणा मिल रही है लिखने की, कि किस तरीके से वो अपनी तकलीफ को प्रकट करें। मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न का लेखक ने क्या उत्तर दिया, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। लेखक अज्ञेय जी ने मैं क्यों लिखता हूँ के उत्तर में कहा कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः वह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो अंदर से विवश हैं। अब वो विवशता के कारण उनके अंदर बेचैनी है। अब उस बेचैनी से वो मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि मैं लिख लेता हूँ तो मुझे उस बेचैनी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। वह इसलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सके। उनके मन में जो विचारों की छटपटाहट व बेचैनी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने और संपादक की विवशता या दबाव के कारण लिखता है, पर वे स्वयं की पहचान करके वह अपने विचारों को तटस्थ रखकर सबके समक्ष प्रस्तुत करने व आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। रचनाकार के लिए अनुभूति के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने के कारण बनते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक पर कौन कौन से दबाव हैं। तो एक तो उन्होंने बताया कि वो विवशता के कारण लिख रहे हैं, तो ऐसे और भी बहुत सारे दबाव बाहरी पड़ते हैं जिनकी वजह से लेखक लिखते हैं। वो क्या है? रचनाकार के लिए अनुभूति के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने का कारण बनते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक के मन में भीतरी विवशता से प्रेरित होकर ऐसी अनुभूति जागृत होती है कि वह अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। इस आंतरिक विवशता या प्रेरणा के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने का कारण बनता है। हिरोशिमा पर लिखी गई लेखक की कविता उनके आंतरिक एवं बाह्य दबाव का परिणाम है। लेखक ने हिरोशिमा में हुए भीषण नरसंहार की पीड़ा को वहां जाने से पहले अनुभव किया, लेकिन जापान यात्रा के दौरान उन्होंने उस विनाश लीला के दुष्प्रभावों का साक्षात्कार भी किया कि उसके बाद उसके जो बुरे प्रभाव पड़े वो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। यह अभिव्यक्ति उनकी यात्रा के बाद बाह्य दबाव एवं आंतरिक अनुभूति दोनों के कारण हुई। तो एक तो उन्होंने जब वो सारी तकलीफें देखी तो अंदर से तो वो बेचैन थे ही, लेकिन जब वो वहां से लौट कर आए तो बाहर दबाव पड़ा, संपादक का दबाव पड़ा कि नहीं आप कुछ लिखिए, आप वहां से आए हैं। तो ये दोनों दबाव के कारण उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। अतः आंतरिक अनुभूति के साथ साथ बाह्य दबावों ने भी लेखक को लिखने के लिए बाध्य किया। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने अपने लिखने का क्या कारण बताया है। लेखक अज्ञेय जी ने मैं क्यों लिखता हूँ के उत्तर में कहा है कि वे अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः यह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वह इसलिए लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सके। उनके मन में जो विचारों की छटपटाहट व बेचैनी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं।
वे ये भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने और संपादक की व्यवस्था या दबाव के कारण भी लिखता है, पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचारों को तटस्थ रख कर सबके समक्ष प्रस्तुत करने व आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने ये जो पाठ पढ़ा ना, इसमें एर घेर कर सब जगह लगभग एक ही चीज पूछी गई है कि लेखक क्यों लिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये आपके शीर्षक में ही है, इसलिए मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। आप उनके मेन कारणों को जानिए और फिर क्वेश्चन इधर उधर कहीं से भी बनाया जाए, आप आसानी